आप तमाम नाज़रीन, हाज़रीन व सामईन का खैर मक़दम है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फ़ो पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में 2019 में जो आपका एंट्रेंस टेस्ट हुआ था, उसी पेपर को आज हम सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले हमने जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं 50, उसको हम सॉल्व कर चुके हैं 3 पार्ट्स में टोटल। अगर आप नहीं देखें तो जनरल क्वेश्चंस आप ज़रूर देखें। आप किसी भी सब्जेक्ट से बीएड करना चाहते हैं तो जनरल क्वेश्चंस आपके आएंगे ही, और उसके बाद कंसर्न सब्जेक्ट जो होगा 50 मार्क्स का, वो आपका सब्जेक्ट वाइज होगा। लेकिन जनरल सब्जेक्ट आप लोग देखें तो वो मैं 3 पार्ट्स में उसको डिस्कस कर दिया हूँ। उसके बाद जो आज मेरा ये कंसर्न सब्जेक्ट से जो मैं डिस्कस करूँगा वो हमारा होगा समाजी उलूम, सोशल स्टडीज़। तो सोशल स्टडीज़ को आज हम डिस्कस करेंगे कि मानू में जो 2019 में आया था आपका पेपर, और वो उसका पैटर्न क्या था और उसमें क्वेश्चंस कैसे थे। क्योंकि मानू कि आप प्रीवियस पेपर को उठाएंगे, थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, आप उसका तज्ज़िया करेंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि मानू में जितना भी एग्ज़ाम होता है कहीं न कहीं क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और रिपीट होने का मतलब ये नहीं कि एज़ इट इज़ मेंशन जैसा किया गया वैसे ही होगा, बल्कि किस साल, मान लीजिए इस साल आंसर ए सही है, बी सही है, या फिर दूसरे साल जब उसी को देता है तो आंसर बदल के देता है, क्वेश्चन वैसे ही रखता है। तो इसी वजह से सारे क्वेश्चंस को आपको एनालिसिस करके समझ के आपको तैयारी करनी है। अगर प्रीवियस पेपर आप देख रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाती है। तो चलिए इसको मॉडल पेपर के तौर पर आप लीजिए, आप इसको आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप आंसर कर रहे हैं, आपके आंसर्स ठीक हो रहे हैं, तो गोया कि आपकी तैयारी अच्छी हो रही है, इसलिए कि ओरिजिनल पेपर के तौर पर आप इसे दे रहे हैं, कोई मॉडल पेपर नहीं है। और मॉडल पेपर के लिए मैं सेट चला रहा हूं, जो अभी तक टोटल 9 सेट्स हो चुके हैं। तो अब अगर नहीं देखें 9 सेट्स को तो आप इन्हें देख लीजिए, जिसमें आपके जनरल नॉलेज के हैं और जनरल इंग्लिश के टोटल क्वेश्चंस मैंने कवर कर दिया हूं कि जिस तरह मानू में बनते हैं। तो इसके बाद मेरा जो सेशन स्टार्ट होगा वो जनरल उर्दू का। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज का 51 नंबर। झेल में से कौन मादी वसाइल है? झेल में से कौन मादी वसाइल है? मौलिम है, तख्तसिया, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। मादी वसाइल किसे कहते हैं? कहते हैं मटेरियलिस्टिक रिसोर्स। ठीक है, मटेरियलिस्टिक रिसोर्स कह सकते हैं, या मटेरियलिस्टिक ऐड कह सकते हैं उसे। तो मादी वसाइल, ठीक है। मटेरियलिस्टिक कौन सा है? मौलिम है, तख्तसिया है, ए और बी दोनों। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जी, मटेरियलिस्टिक देखते हैं तो ये मौलिम जो है ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 52 नंबर। 52 में कहा जा नॉन रिन्यूएबल गैर काबिल तजदीद वसाइल है, यानी ऐसा आइटम या ऐसी चीज़ जिसको एक मरतबा इस्तेमाल कर दिया जाए फिर उसको दोबारा इस्तेमाल ना किया जा सके, या वो दोबारा इस्तेमाल के काबिल ना हो, तो वो कौन सा इसमें है? लोहा है, सोना है, कोयला है, या चांदी? लोहा आयरन, सोना गोल्ड, कोयला कोल, और चांदी सिल्वर। तो कौन सा एक ऐसा आइटम है, या कह सकते हैं कि ये इसमें से मेटल है, तो कौन सा होगा जो नॉन रिन्यूएबल है कि उसे इस्तेमाल करने के बाद दोबारा हम फिर उसे इस्तेमाल के लायक नहीं बना सकते? लोहा है तो इसे आप कुछ भी कभी भी गला के बना सकते हैं। अगर एक चीज़ बना हुआ फिर सोच रहे हैं कि इसे हम दूसरी चीज़ की शक्ल दे दें तो उसे आप पे मेल्ट करके बना सकते हैं। यही हाल सोने का है, यही हाल चांदी का है, तो इसे मेल्ट करके पिघला करके किसी दूसरी काम में ले सकते हैं। लेकिन कोयला है, अगर एक मरतबा आपका यूज़ हो गया, ठीक है, तो ये फिर दोबारा यूज़ के लायक नहीं रहेगा। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल है, या कह सकते हैं कि इट्स ओनली फॉर वंस टाइम यूज़, तो एक ही बार इस्तेमाल के लिए ये है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर देखते हैं। ज़मीन अपनी महवर पर घूमती है। ज़मीन जो है, इसलिए कि अर्थ रोटेट्स, ठीक है, ऑन हिज एक्सिस। तो जो है ज़मीन अपने महवर पे घूमती है, तो महवर को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सिस, AXIS, ठीक है, एक्सिस। और हिंदी में इसी को बोलते हैं अक्ष। ठीक है, तो ज़मीन अपने महवर पर घूमती है, तो इसका डायरेक्शन पूछा जा रहा है कि किस डायरेक्शन में ये आपकी घूमती है। देखिए, घूमने का जो कॉन्सेप्ट होता है वो 2 तरह का होता है। एक वो होता है क्लॉकवाइज, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये 2 तरह का, एक तरह का मूवमेंट पाया जाता है। कोई भी चीज़ अगर मूव करती है तो या तो बोलते हैं कैसे घूम रही वो, मतलब है आपके राइट टू लेफ़्ट जा रहा है या लेफ़्ट टू राइट है। तो यही राइट टू लेफ़्ट आए तो आपका एंटी क्लॉक है, और लेफ़्ट टू राइट है तो ये क्लॉकवाइज है। ये 2 डायरेक्शंस होते हैं। तो ये पूछा जा रहा है आपको कि ये जो आपका ज़मीन गर्दिश में है, महवर पे घूम रहा है, किस डायरेक्शन में ये घूम रहा है? आपका मशरिक़ से मगरिब, यानी राइट टू लेफ़्ट कह सकते हैं इसे, ठीक है, या मगरिब से मशरिक़, या शुमाल से जुनूब की तरफ, ए और बी दोनों। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सपोज दैट ये आपका अर्थ है
और ये मोमेंट की कंडीशन आप बता रहे हैं, मोमेंट की कंडीशन ये दोनों है, ठीक है। अगर इस कंडीशन को आप बता रहे हैं इसका मतलब आप कह रहे हैं कि एंटी क्लॉक इसका मोमेंट है, और अगर आप इसका डायरेक्शन में बता रहे हैं तो इसका ये आपका क्लॉकवाइज है। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर 52 का अगर करेक्ट आंसर देखते हैं तो मगरिब से मशरिक़ की तरफ, ठीक है। तो मगरिब से मशरिक़ ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कह सकते हैं कि वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। तो ये वेस्ट टू ईस्ट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 54 नंबर। में देखते हैं ज़मीन या कसरे अर्द की सबसे ऊपरी परत को कहते हैं। ज़मीन या कसरे अर्द मतलब कह सकते हैं इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीरियर्स अर्थ, ठीक है। इंटीरियर्स अर्थ ज़मीन के अंदरूनी सतह, उसको बोलते हैं इंटीरियर्स अर्थ। तो ये पूछा जा रहा है कि इंटीरियर्स अर्थ को जो हम 3 पार्ट्स में बांट दिए हैं तो उसका जो सरफेस एरिया है उसको किस नाम से हम जानते हैं। आपका क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है, ठीक है। तो कौन सा परत कह सकते हैं उसे, या आप सतह कह सकते हैं, या एरिया कह सकते हैं, या कुर्रा अर्थ कह सकते हैं। तो कौन सा ऐसा पार्ट है जो ऊपर आता है, क्रस्ट, मेंटल, कोर में से क्या होगा दोस्तों। ये आपका सपोज दैट ये लैंड है आपका, ठीक है। और इस लैंड को हम 3 पार्ट में बांट देते हैं, इसको हम 3 पार्ट में हम बांट देते हैं। एक हमारा क्रस्ट होता है, मेंटल होता है, फिर कोर होता है। तो ये आपका जो अप साइड है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। अप साइड जो होता है सरफेस एरिया साइड, उसको हम बोलते हैं क्रस्ट। तो 54 का आपका क्या आंसर हो जाएगा, 54 का ऑप्शन 1 बिल्कुल ये क्रस्ट सही हो जाएगा। तो ये मेंटल आपका है, यानी आप सीक्वेंस भी देखना चाहेंगे तो 1 नंबर पे जो है ए में जो है वो क्रस्ट 1 नंबर पे है, और मेंटल जो है वो आपका सेकंड मिडिल में है, और कोर जो है आपका डाउन में है। कोर के अंदर 2 पार्ट्स पाए जाते हैं, इनर कोर और आउटर कोर। तो यहाँ पे जितना पूछा जा रहा है अभी उतने ही आप दिमाग में रखिए। हो सकता है कि 2020 के एग्ज़ाम में पूछ ले जाए कि जो इंटीरियर्स अर्थ है या कसरा अर्थ के कोर पार्ट्स को कितने हिस्सों में बांटा गया है। तो 2 हिस्सों में बांटा गया है, किसमें, इनर कोर, आउटर कोर। ये क्वेश्चन अगर बने तो यहाँ से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं 55 नंबर। 55 में कहा जा रहा है सूरज के सबसे करीब का सैयारा है, ठीक है। वेनस है, अर्थ है, मरकरी है, या मार्स है, ज़ोहरा, ज़मीन, उतारिद या मरीख। तो क्या होगा, देखिए इसके लिए आप सीक्वेंस यहाँ से कैसे भी क्वेश्चन बने, इससे रिलेटेड मैं अपने प्रीवियस वीडियो में मैं वहाँ पे जियोग्राफी का कुछ MCQ डाला हूँ। वहाँ पे मैं डिटेल से बताया हूँ कि अगर ये आपको पूछा जाए जो आपके प्लैनेट्स हैं कि प्लैनेट्स का सीक्वेंस क्या है, उसके लिए मैं वहाँ पे जियोग्राफी में, बल्कि जियोग्राफी NCERT के बुक में जियोग्राफी जो उसमें दिया हुआ है एक सेंटेंस दिया हुआ है जो एकदम सीक्वेंसली है, ठीक है। वो है माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, ठीक है। अभी मैं बताऊं, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। एम फॉर माई, वी फॉर वेरी, ई फॉर एफिशिएंट, एम फॉर मदर, जे फॉर जस्ट, एस फॉर सर्व्ड, यू फॉर अस, एन फॉर नट्स। मेरी प्यारी माँ ने मुझे अखरोट दिया, इसका मीनिंग कुछ होता है। तो इसका अब हम देख लेते हैं। मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो ये आपके सीक्वेंस है, कह सकते हैं। अगर इसी को आप नंबर में लिखना चाहें तो 1 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे आएगा, ये 5 नंबर पे, ये 6 नंबर पे, ये 7 नंबर पे, और ये आपका आ जाएगा 8 नंबर पे, ठीक है। टोटल प्लैनेट्स आपके कितने हैं, 8 हैं। तो ये सीक्वेंस है। अब कहीं से भी पूछ ले कि 5th नंबर पे क्या है तो आपके दिमाग में खाका है तो कहेंगे फ़ौरन जुपिटर है। कहेगा 8वें नंबर पे कौन सा है, नेपच्यून है। सेकंड पे क्या है, यूरेनस है। अर्थ कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे। ये आप अपने एक कॉपी में लिख लीजिए, कभी भी नहीं भूलेंगे। कैसे भी सवाल आपको घुमा के पूछेगा तो आप आंसर आसानी से कर देंगे। तो एम पे क्या है, मरकरी। 2 मरकरी है, पहला मरकरी है, दूसरा मार्स है। तो मरकरी जो है वो पहला है, जिसको उर्दू में उतारिद बोलते हैं। तो 55 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 55 का करेक्ट आंसर बिल्कुल आपका ये क्या नाम, सी हो जाएगा, ठीक है। मरकरी, वेनस, अर्थ। तो ये आपका फर्स्ट है, उसके बाद वेनस है, फिर अर्थ है, फिर मार्स, ठीक है। तो ये आपका सीक्वेंसली है। तो यहाँ पे आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
56 नंबर देखते हैं, मोहनजोदारो किस मुल्क में वाक़ है? हिंदुस्तान, नेपाल, भूटान या पाकिस्तान? तो ये कहाँ पे वाक़ है मोहनजोदारो? हिंदुस्तान, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान। तो बिल्कुल ये एक तरह का आर्कियोलॉजिकल साइट है मोहनजोदारो, जहाँ पे हड़प्पा साइट से रिलेट करके बहुत सारी यहाँ पे अवशेष मिले हैं यहाँ पे। तो ये आपका करंट टाइम में ये आपका पाकिस्तान में सिचुएट है। तो ये आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 57 नंबर, मुल्क चीन में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान चाइनीज़ है, इंग्लिश है, मैंडारिन है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो मुल्क चीन में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान कौन सी है? तो ये मुल्क चीन नहीं बल्कि इसको पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड इज़ नोन एज मैंडारिन। तो मैंडारिन जो है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान है। यहाँ से तो पूछा अभी कि मुल्क चाइना में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान कौन सी है? मैंडारिन। अगर इसी सवाल को ऐसे ही पूछ दे कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान कौन सी है, चाइना दे दे, इंग्लिश दे दे या अरबिक दे दे, हिंदी दे दे, जो भी दो, अगर मैंडारिन है तो आपका वहाँ पे आंसर होगा। तो ये आपका यहाँ पे 57 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 58 नंबर देखते हैं, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? मेघना, पद्मा, जमुना या ब्रह्मपुत्रा? क्या होगा? आप लोग भी आंसर करने की कोशिश कीजिए। मेघना, पद्मा, जमुना, ब्रह्मपुत्रा। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? 58 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जी 58 का बिल्कुल करेक्ट आंसर ये पद्मा है। ठीक है, पद्मा के नाम से बांग्लादेश में जाना जाता है। इसी सवाल को और घुमा के कैसे पूछेगा? ये पूछेगा कि पद्मा के नाम से बांग्लादेश में किस नदी को जाना जाता है, या पद्मा जो है किस नदी का नाम है। ठीक है, पद्मा किस नदी का नाम है बांग्लादेश में, को भी पूछा जा सकता है। तो गंगा अगर है तो बांग्लादेश से रिलेट करके आपका आंसर वही होगा कि बांग्लादेश में पद्मा जो है वो गंगा नदी को कहते हैं। तो ये आपका बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। 59 नंबर देखते हैं, किस मुल्क की हदूद नेपाल की हदूद से नहीं मिलती है? ठीक है, विच वन ऑफ द स्टेट बॉर्डर डज नॉट शेयर विद चाइना, सॉरी विद नेपाल, कि इनमें से कौन सा स्टेट बॉर्डर है जो नेपाल से टच नहीं होता है? तो इसमें से क्या करेक्ट होगा? चीन है, बांग्लादेश है, हिंदुस्तान है, बर्मा है। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो अगर देखते हैं ये आपका ये डायरेक्शन आपका है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और एक डायरेक्शन ऐसे और बन जाता है यहाँ पे आपका ये नॉर्थ वेस्ट हो जाता है, ये नॉर्थ वेस्ट आपका हो जाएगा, और ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ये साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट। तो ये आप देखिएगा, तो यहाँ इस एरिया में आपका जो पड़ता है वो बांग्लादेश पड़ता है, और इसी में साउथ ईस्ट में जो साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में जो पड़ेगा आपका वो बर्मा एरिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पे जो टच नहीं करता है, नेपाल के हदूद से नहीं मिलता है, वो आपके बांग्लादेश और बर्मा यहाँ पे दोनों जो है उससे टच नहीं करते हैं। तो यहाँ भी आई थिंक कि सबको उस टाइम पे इक्वल मार्क्स मिले होंगे। नेक्स्ट देखते हैं 60 नंबर, वास्को द गामा भारत के कालीकट में किस सन में दाखिल हुआ था? ठीक है, आपके यहाँ ऑप्शन है, अगर आप मेरे जनरल क्वेश्चन देखे होंगे तो वहाँ भी मैं उसको बता दिया था किस सन में वो आया था, यहाँ पे सन ही पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका इसी वजह से अगर आप SST के अलावा किसी सब्जेक्ट से फिजिकल साइंस या बायोलॉजिकल साइंस आप करना चाहते हैं तो आप ज़रूर इस SST के सेक्शन को देखिए, इसलिए कि आपका जो जनरल क्वेश्चन बनेगा 10 जनरल नॉलेज का वो यहीं से पूछा जाएगा। ये उन तमाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा जो किसी भी सब्जेक्ट से B.Ed करने वाले हैं, स्पेशली जो अदर सब्जेक्ट के हैं, इसलिए कि वो सोचेंगे कि चलो SST तो हमारा सब्जेक्ट नहीं है, हमें ये देखने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप देखेंगे जनरल क्वेश्चन में तो आपको बिल्कुल वहाँ पूछा गया था वास्को द गामा से रिलेट करके कि वास्को द गामा जो हिंदुस्तान में आया था वो किस मुल्क का रहने वाला था। ठीक है, तो पुर्तगाली था वो। तो वहाँ पे ये सवाल जो बना था बिल्कुल SST ही का था। तो इसी वजह से SST का क्वेश्चन सभी लोग देखें। अगर 10 नंबर यहाँ से बन रहा तो यहाँ से भी आपके फ़ायदे हो जाएंगे, और कुछ हुआ तो सारे क्वेश्चंस आपके मदद कर सकते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 में कहा जा रहा है कि 1497, बी में कहा जा रहा है 1598, और सी में कहा जा रहा है 13 और 98, और डी में कहा जा रहा 1498। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? ये आया था, ये आपका आया था 20 में
ठीक है। 1498 यानी ऑप्शन डी 60 का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि 20 मई 1998 में ये आया था। 61 नंबर देखते हैं, अंग्रेज़ी हुकूमत ने हिंदुस्तान के किसानों को कौन से फसल उगाने के लिए मजबूर किया। मतलब ब्रिटिश हुकूमत ने हिंदुस्तानियों से क्या कहा कि तुम ये फसल उगाओ, ये इसकी खेती करो तुम, चावल, गंदम, नील या चना, किस चीज़ की। तो जो फोर्स कर रहे थे वो लोग अप्यूम के लिए, किसके, अप्यूम, सॉरी ये नील जो है इसके लिए वो लोग फोर्स कर रहे थे कि मतलब नील की खेती ज़्यादा करो, यानी 1/3 के लिए फोर्स कर दिए थे कि तुम जो जितनी ज़मीन तुम्हारी है, ठीक है, उसके 1/3 में तुम नील की खेती करो ताकि उनको फ़ायदा उससे ज़्यादा हो सके। तो ये जो है नेपाल नील जो है इसके लिए वो फोर्स कर रहे थे। 62 नंबर देखते हैं, एटीन 57 की पहली जंग आज़ादी की क़यादत किसने की। झांसी की रानी ऑप्शन में है, मंगल पांडे है, बहादुर शाह जफ़र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 1857 की जब लड़ाई हो रही थी और हमारा इंडिया जो है ब्रिटिश के हाथ में चला गया था, ब्रिटिश ने स्नैच कर लिया था इंडिया को, तो ये मुग़ल के जो लास्ट रूलर थे वो बहादुर शाह जफ़र, तो ये ही इस जंग को, इस बैटल को लीड कर रहे थे। ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो 1857 के बाद हिंदुस्तान की हुकूमत, जो मुग़लिया हुकूमत थी वो छिन गई थी। तो उस टाइम पे हुकूमत किसकी थी, जिसकी हुकूमत रहेगी वही उस टाइम लीड करेगा। तो लास्ट रूलर कौन है, बहादुर शाह जफ़र। यहाँ से 2 क्वेश्चन बन रहा है हमारा कि लास्ट जो 1857 में बगावत हुई थी, जंग हुई थी, उसकी क़यादत किसने की थी, बहादुर शाह जफ़र। या फिर बन सकता है कि मुग़ल शासन के रूलर के आखिरी रूलर कौन है, तो बहादुर शाह जफ़र वहाँ पे भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 63 नंबर, 63 में कहा जा रहा है, मोहनजोदारो का सिंधी ज़बान में क्या माना है। मोहनजोदारो का सिंधी ज़बान में क्या माना है, मरने वालों का टीला, मरने वालों की कब्र, मरने वालों का मकान या सी और बी दोनों। तो ये मोहनजोदारो जो है सिंधी ज़बान में इसको कहते हैं मरने वालों का टीला, ठीक है, इसलिए कि उसकी सीन अगर देखेंगे तो उभरी हुई ज़मीन वहाँ की मिलेगी। तो ये ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 64 नंबर, 64 में कहा जा रहा है, अशोका तख्त पर कब बैठा है, यानी अशोका की हुकूमत कब आई। आपके ऑप्शंस यहाँ पे है 268 BC, 260 BC, 278 BC या 280 BC। तो कब उसकी हुकूमत आई। 64 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 64 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो ऑप्शन में 1 जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 268 BC, ठीक है। तो हम जो हिस्ट्री के पीरियड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 2 पार्ट्स में करते हैं, ठीक है। एक हमारा होता है BC होता है और एक हमारा AD है, ठीक है। तो ये BC जो है ईसा मसीह यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश से पहले का जो पीरियड होता है उसे हम BC में शुमार करते हैं, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। और AD जो है यहाँ पे D है ये, ठीक है, ये आपका D है। तो AD जो होता है ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश के बाद का जो पीरियड है उसे हम AD में शुमार करते हैं, तो इसे बोलते हैं एन्नो डोमिनी। तो ये 2 पीरियड में इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये पीरियड का मतलब कि बिफोर क्राइस्ट जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के, या जो क्रिश्चियन जिनके फॉलोअर हैं उनके पैदाइश से पहले का ये पीरियड माना जाता है। तो यहाँ पे 64 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1 बिल्कुल इसका सही जवाब। 65 नंबर देखते हैं, कलिंगा उस वक्त हिंदुस्तान के किस सूबे में, कलिंगा इस वक्त हिंदुस्तान के किस सूबे में वाक़ है। उड़ीसा है, तमिलनाडु है, मध्य प्रदेश या मगरबी बंगाल। तो किस सूबे में वाक़ है आपका कलिंगा। तो ये 65 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 65 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उड़ीसा, ठीक है। तो कलिंगा इस वक्त हिंदुस्तान में उड़ीसा में वाक़ है, तो 65 का ऑप्शन 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य को किसने तरबियत और तालीम दी, यानी चंद्रगुप्त मौर्य को किसने तरबियत और तालीम दी, यानी उसके टीचर कौन थे, गुरु कौन थे। चाणक्य या फिर नंदा या मुर या मेगस्थीन। तो कौन थे चंद्रगुप्त मौर्य के टीचर कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल 1 की चाणक्य। तो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के
तरबियत और तालीम देने वाले टीचर थे। तो ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 67 नंबर देखते हैं, मुग़ल सल्तनत किस बादशाह के दौरे हुकूमत में सबसे बड़ी सल्तनत थी। ठीक है, मुग़ल दौरे मतलब मुग़लिया दौरे हुकूमत में किस बादशाह की हुकूमत लंबी मुद्दत तक थी। तो ये ऑप्शन जो यहाँ पे दिया गया अकबर बादशाह, बाबर बादशाह, शाहजहाँ, औरंगज़ेब। तो ये औरंगज़ेब जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर देखते हैं, 68 में दर्ज झेल हुक्मरानों को तारीख़ी तरतीब दें, यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना, सीक्वेंसली बताना है कि कौन सा इसमें जो है कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, रज़िया सुल्ताना या शमसुद्दीन, तो किसकी हुकूमत पहले थी सीक्वेंस में, ये आपको देखना है। तो 68 का करेक्ट आंसर क्या होगा। 68 का करेक्ट आंसर अगर देखेंगे तो ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है सबसे पहले इनकी हुकूमत थी, और उसके बाद है आपका आराम शाह, फिर 4th नंबर पे ये शमसुद्दीन है इनका, फिर लास्ट में रज़िया सुल्ताना। तो इस तरह करके ये आपका जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करेक्ट होगा ऑप्शन बी ये सही हो जाएगा। 69 नंबर देखते हैं, गोलकुंडा किला को किस मुग़ल बादशाह ने फ़तह किया था। गोलकुंडा किला को किस मुग़ल बादशाह ने फ़तह किया था, मतलब उसको किसने विजय किया था। तो आपके ऑप्शन यहाँ पे अकबर बादशाह, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगज़ेब। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर 69 का करेक्ट आंसर क्या होगा। और ये भी बताइए कि ये किस सन में उन्होंने इसको फ़तह किया था। तो चलिए देख लेते हैं, इसको जो फ़तह किया था 1687 यानी 1687 में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, और किसने इसको फ़तह किया था, तो औरंगज़ेब बादशाह ने। तो औरंगज़ेब बादशाह ने 1687। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर देखते हैं, 70 में कहा जा रहा है सुल्तान महमूद गजनवी ने गंधार अफ़गानिस्तान में किस बादशाह को शिकस्त दी थी। यानी सुल्तान महमूद गजनवी ने अफ़गानिस्तान में एक जगह है गंधार, वहाँ पे किस बादशाह को उन्होंने शिकस्त दी थी, हराया था। राजा जयपाल को, राजा जयचंद को, राजा रतन सिंह को, इनमें से कोई नहीं। तो काफ़ी मशहूर है कि महमूद गजनवी ने राजा जयपाल को शिकस्त दी थी, लेकिन यहाँ पे ये देख लीजिए कि कहाँ पे वो शिकस्त दी थी उसको, अफ़गानिस्तान में गंधार में। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इसका जो यहाँ पे है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 71 नंबर देखते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस का क़याम कब अमल में आया। आपके ऑप्शंस यहाँ पे हैं 25 दिसंबर 1885, 28 दिसंबर 1785 या फिर 25 दिसंबर 1880, 20 जनवरी 1790। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का क़याम कब अमल में आया, कि इसकी स्थापना कब हुई थी, व्हेन इट वाज एस्टेब्लिश्ड, ये कब बना था। तो इसके बनाने वाले फाउंडर कौन हैं, फाउंडर इसके जाने जाते हैं A.O. ह्यूम। ठीक है, A.O. ह्यूम। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु इज़ फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड व्हेन इट वाज इस्टेब्लिश्ड। तो इसके बानी कौन है, इसके स्थापक कौन है, A.O. ह्यूम। और इसकी स्थापना जो हुई थी 28 दिसंबर 1885, जो कि ऑप्शन 1 में दिया हुआ है, यानी 28 दिसंबर 1885 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 72 नंबर, क्वेश्चन नंबर 72, मौलाना मोहम्मद अली जौहर इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदर किस सन में मुंतखब हुए। यानी मौलाना मोहम्मद अली जौहर को इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक मेंबरशिप मिला, यानी उनको कांग्रेस में कांग्रेस के सदर उनको बना दिया गया था। तो कब बना दिया गया था इनको, 1920, 1930, 1923 या 1918 में। तो कब इनको बनाया गया था ये बताना है। 72 का करेक्ट क्या होगा। तो इनको जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदर ये मुंतखब हुए थे, तो आपका 1923 ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 73 नंबर, 73 में कहा जा रहा है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद किस शहर में पैदा हुए थे। ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और ये आता ही है, इसलिए कि ये यूनिवर्सिटी जिस शख्स के नाम पे इस यूनिवर्सिटी का क़याम हुआ है उनके बारे में पूछा ही जाता है। ठीक है, यहाँ पे कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हैदराबाद ऑप्शन में दे देगा या फिर दिल्ली दे देगा, तो लोग सोचते हैं कि इसका जो हेडक्वार्टर हैदराबाद में है, तो वो हैदराबाद को आंसर समझ के उसको टिक कर देते हैं। तो इस बार तब्दील कर दिया। ये देख रहा हूँ 2-3 साल से कंटिन्यू ये क्वेश्चन आ ही रहा है, तो इसे तो आप श्योर मानिए कि ये क्वेश्चन आपका रिपीट होगा। और ये दिमाग में रखिए ऑप्शन क्या दे रहा है मैटर नहीं करता है, मक्का जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद किस शहर में पैदा हुए थे, मक्का में पैदा हुए थे। ठीक है, ये सारे कंट्रीज़ दिए गए हैं, सब कंट्रीज़ जिद्दा है, मदीना है, मस्कत है और मक्का, तो मक्का यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
74 नंबर देखते हैं। 74 में कहा जा रहा है हिंदुस्तान की किस रियासत में कपास की पैदावार सबसे ज़्यादा होती है। हिंदुस्तान की किस रियासत में कपास की पैदावार सबसे ज़्यादा होती है। देखिए बहुत सारे स्टेट्स हैं और हर स्टेट्स के क्रॉप्स डिफरेंट टाइप्स होते हैं। कहीं पे कुछ उगाया जाता है और कहीं पे गेहूं की पैदावार ज़्यादा है, कहीं पे धान की पैदावार ज़्यादा है। तो इस तरह पूछा जा रहा है कि हिंदुस्तान के किस रियासत में कपास कॉटन की पैदावार सबसे ज़्यादा है। कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर बंगाल। तो ठीक है, ये 2019 के अपडेट के अकॉर्डिंग दिया था। जो आंसर आपका होगा यहाँ पे वो आपका गुजरात है। ठीक है, टेक्सटाइल में गुजरात जो है काफ़ी मतलब मशहूर है, कॉस्टली एरिया है, वो ट्रांसपोर्ट में भी इस पर अच्छा काम करता है। तो गुजरात ये जो आपका है कॉटन की पैदावार यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन इसके अपडेशन के लिए आप एक मरतबा करंट अफेयर को देख लीजिएगा कि कोई नया तो नहीं है, अदरवाइज़ आपका ये आंसर नेक्स्ट टाइम भी आने वाला है, तो यही रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट होगा आज का क्वेश्चन 75 नंबर। 75 में कहा जा रहा है कि भूदान तहरीक के बानी थे। भूदान तहरीक के बानी थे कि कौन थे इसके बानी कह सकते हैं, फाउंडर कह सकते हैं, स्थापक कह सकते हैं। आचार्य विनोबा भावे या गांधी जी, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री। तो भूदान तहरीक क्या है। भूदान तहरीक का भू मीन्स कह सकते हैं लैंड, ज़मीन, और दान मीन्स डोनेशन। ठीक है, तो लैंड डोनेशन में क्या होता था कि मतलब किसी के पास अगर ज़मीन नहीं है तो उसको ज़मीन दे के मदद कर देना कि उसके रहने सहने का बंदोबस्त हो जाए। तो भूदान मूवमेंट एक चलाया गया था कि जो लोग हाजतमंद हो, जो एसेंशियल रिक्वायर्ड रखते हो कि उनको ज़मीन चाहिए, तो उनको डोनेट किया जाए। तो इस तरह ये एक तहरीक बनी थी। तो इसके बानी कौन थे, इसके फाउंडर स्थापक कौन थे। तो 75 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ख़ास बात ये पूछा जा सकता है कि भूदान मूवमेंट की बुनियाद या उसका क़याम कब हुआ था, उसकी स्थापना कब हुई थी। तो ये 1951 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ है, आज हम 25 किए हैं। नेक्स्ट टाइम आएंगे तो इसी से 76 से हम करेक्ट करेंगे 100 तक। ठीक है, तो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं, इजाज़त दीजिए। फिर नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे इसका फाइनल, और इसको आप एनालिसिस के तरीके से देखिए और सारे वीडियोस को देखिए। मेरा जो सेट चल रहा है वो टोटल आपके 9 सेट्स हो चुके हैं, उन्हें देखिए, आपकी प्रिपरेशन इंशाल्लाह अच्छी हो जाएगी। तो पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तभी पहुँचेगा जब आप बेल आइकॉन को दबाए रहेंगे। तो दोस्तों को शेयर करने के बाद बताइए कमेंट करके कि ये वीडियो कैसा लगा, और ये कोशिश कीजिए कि जो लोग देख रहे हैं वो इसके आंसर करने की कोशिश करें, और टोटल आउट ऑफ 15 कितना करेक्ट हुआ उसे ज़रूर बताएं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, खुदा हाफिज़, दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय।